जब भी मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैं पास से निकलने वाली गाड़ियों को देखता रहता हूँ, उनके डिजाइन, उनके टायर्स, उनकी लाइट्स की शेप, लग्जरी, ये सारी चीजें। लेकिन इन सब के बीच एक कार कंपनी मुझे हमेशा शॉक करती आई है, एक कार्स का ब्रांड मुझे हमेशा शॉक करता है। अब एक साइड मारुति अर्टिगा, दूसरी साइड टोयोटा इनोवा, एक साइड महिंद्रा एक्सयूवी 700 और दूसरी साइड टोयोटा फॉर्च्यूनर। ऑलमोस्ट द सेम साइज, सिमिलर लुक, सेम सीटिंग कैपेसिटी, लेकिन फिर भी प्राइस में लाखों का डिफरेंस। आखिर ऐसा क्यों? लोग आखिर 35 लाख की इनोवा लेते ही क्यों हैं, जबकि वो सेम काम 13 लाख की आर्टिगा कर सकती है? आखिर क्यों 50 लाख की फॉर्च्यूनर लेते हैं, जबकि वो सेम टशन वाला स्टाइल, सेम स्वैग आपको 20 लाख की एक्सयूवी 700 दे सकती है? तो इतना पैसा खर्चना क्यों यार? ये सवाल मेरे दिमाग में ना हमेशा घूमता था। टोयोटा इतनी महंगी आखिर है क्यों? चलो महंगी तो हुई, लेकिन लोग फिर भी ले रहे हैं। ये सिर्फ ब्रांड का चक्कर है क्या, या फिर कुछ और ही कहानी है इसके पीछे? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर टोयोटा कार्स इतनी महंगी और रिलायबल क्यों होती है। जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था ना, तो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे सामने आए जिसने मतलब मेरा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को देखने का टोटली नजरिया ही बदल दिया, लिटरली। अब टोयोटा की कहानी अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वक्त है 1987 का। अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में एक भयानक जंग छिड़ी। एक तरफ लीबिया की आर्मी है, जिनके पास सोवियत यूनियन के बनाए हुए भारी भरकम T-55 टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, और दूसरी तरफ उसी बॉर्डर से लगती हुई कंट्री चैड की एक छोटी सी आर्मी, जिसके पास ना तो टैंक हैं, ना कोई बड़े बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, और ना ही कोई एयरफोर्स। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जिसको देख के मैं भी शॉक हो गया था, और वो थी 400 टोयोटा हिलक्स पिकअप्स। आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े टैंक्स के आगे टोयोटा की पिकअप गाड़ियां। इन सोल्जर्स ने पिकअप के पीछे मशीन गन्स और मिसाइल्स फिट कर दी, और डेजर्ट की उन रेतीली पहाड़ियों में ऐसी तबाही मचाई कि लीबिया की मॉडर्न आर्मी को धूल चाटनी पड़ी। इस जंग को हिस्ट्री में टोयोटा वॉर कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब सिविलियन ट्रक्स ने एक मॉडर्न आर्मी को हरा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक साधारण सा दिखने वाला पिकअप ट्रक इतनी एक्सट्रीम गर्मी में, दुश्मन की गोलीबारी में और डेजर्ट की धूल में भी कैसे सस्टेन कर गया और कैसे चलता रहा, वो भी बिना ब्रेकडाउन के? क्यों टोयोटा की गाड़ियां 10-15 साल नहीं बल्कि 40-50 साल तक चलने का दम रखती हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब मारुति और महिंद्रा जैसी कंपनीज वैसे ही फीचर सस्ते में दे रही हैं, तो टोयोटा इतनी महंगी क्यों है? अब इसे एक एक करके समझते हैं। देखो, इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओवर इंजीनियरिंग। इसको एक देसी एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर की छत पर एक 500 लीटर की पानी की टंकी रखनी है, तो छत उस हिसाब से मजबूत बनानी पड़ेगी। एक नॉर्मल इंजीनियर शायद ऐसी छत बनाएगा जो 600 किलो तक का वजन उठा सके, ताकि 500 किलो तो आराम से झेल ले। लेकिन टोयोटा का इंजीनियर इसी छत को बनाते टाइम उसको 5000 किलो के वजन के बराबर मजबूत बनाएगा, भले ही आप उस पर 500 किलो रखने वाले हो। इसे बोलते हैं ओवर इंजीनियरिंग या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब कोई मशीन अपनी लिमिट से बहुत कम लोड पर चलती है ना, तो वो थकती नहीं है और ना ही जल्दी खराब होती है। टोयोटा की सबसे पहली यही फिलोसफी है उनकी गाड़ियों। वो अपनी हर गाड़ी को एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए बनाते हैं, भले ही आप उसे यूज शहर में करो, साफ सुथरी सड़कों पे करो, चाहे कहीं और करो। यही वजह है कि जब हम उनके इंजन्स को देखते हैं तो वो हमें पुराने जमाने के मजबूत लोहे की याद दिलाते हैं, जबकि मॉडर्न कार्स लाइट वेट और डेलिकेट लगती है। अब आ जाते हैं टोयोटा की अगली शानदार चीज। टोयोटा की रिलायबिलिटी का सबसे बड़ा टेक्निकल राज उनका इंजन ब्लॉक है। आजकल की ज्यादातर गाड़ियां जैसे मारुति हो गई या फिर Hyundai हो गई, अपने इंजन में एल्यूमिनियम ब्लॉक्स का यूज करती है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है और माइलेज बढ़ाने में भी मदद करता है। लेकिन टोयोटा अपने लेजेंडरी इंजन जैसे कि इनोवा में मिलने वाला 2.5 लीटर D4D या फिर फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर इंजन, उनके लिए कास्ट आयरन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करता है। कास्ट आयरन एल्यूमिनियम के मुकाबले काफी भारी होता है और गर्मी को हैंडल कर सकता है बड़ी ही आसानी से। इंजन के अंदर जब कंबस्शन होता है तो टेम्परेचर हजारों डिग्री तक चला जाता है। इस गर्मी की वजह से एल्यूमिनियम एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे वक्त के साथ साथ उसमें माइक्रो क्रैक्स आ सकते हैं। लेकिन कास्ट आयरन इन हीट साइकिल्स को हजारों बार झेल सकता है बिना अपनी शेप को चेंज किए। इसका नतीजा ये होता है कि टोयोटा का इंजन 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी यार नया जैसा महसूस होता है। मैंने खुद चला के देखी उनकी गाड़ी। जबकि एल्यूमिनियम इंजन में कंप्रेशन लॉस होने लगता है, एवरेज चली जाती है गाड़ियों की, साउंड करने लगती है गाड़ियां। दूसरी बड़ी चीज ये अपनी गाड़ियों में क्या करते हैं जो कि सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन यही है असली इसकी जान, जिसे बोलते हैं लो स्ट्रेस ट्यूनिंग। आपने देखा होगा कि आजकल 1 लीटर का 1.5 लीटर का इंजन भी, छोटा सा इंजन भी 120 हॉर्स पावर निकाल देता है आराम से। कैसे करती है कंपनीज ये? उसमें टर्बो चार्जर लगा, इसको हम कहते हैं हाई स्टेट ऑफ ट्यून। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक छोटे से बच्चे से बहुत भारी बोझ उठवाना चाहते हो। वो काम तो करेगा लेकिन जल्दी थक जाएगा और बीमार पड़ जाएगा। इसलिए आजकल की गाड़ियां बहुत ज्यादा किलोमीटर्स जो है वो कवर नहीं कर पाती। कुछ लाख चलने के बाद ही उनका काम जो है वो ढीला पड़ने लगता है। लेकिन टोयोटा इसके बिल्कुल उल्टा काम करता है। उनका 2.5 लीटर का बड़ा इंजन सिर्फ 170 से 200 HP की पावर जनरेट करता है। टेक्निकली देखा जाए तो वो इंजन 250 से 300 हॉर्स पावर देने की पूरी कैपेसिटी रखता है, लेकिन टोयोटा उसको जानबूझकर डिट्यून करता है। इससे होता यह है कि इंजन के इंटरनल पार्ट्स जैसे क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन और बैरिंग्स, उन पर कभी भी उनकी लिमिट तक लोड नहीं पड़ता। जब पार्ट स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो उनका वेयर एंड टेयर यानी कि घिसावट बहुत कम होती है। इस लो स्ट्रेस ट्यूनिंग का एक और बड़ा फायदा उनका RPM लिमिट है।
टोयोटा के इंजन अक्सर 4400 आरपीएम के आसपास लिमिट कर दिए जाते हैं, उसके ऊपर जाए ही ना। इसका मतलब है कि इंजन के पिस्टन 1 मिनट में कम बार ऊपर नीचे होते हैं, तो कंपेयर टू अदर कार्स उनमें वेयर एंड टेयर कम होता है, फ्रिक्शन कम होती है, हीट जनरेशन कम होती है। टोयोटा ने अपने इंजन को ऐसे ट्यून किया है कि वो लो आरपीएम पर ही काफी ज्यादा टॉर्क यानी कि खींचने की शक्ति देता है। एंड इसीलिए जब आप एक भारी इनोवा को पहाड़ों के ऊपर ले जाते हैं तो उसका इंजन चीखता नहीं है बाकी गाड़ी की तरह, बल्कि बड़े आराम से धीरे धीरे घूमते हुए गाड़ी को ऊपर ले जाता है, पता भी नहीं चलता कि आप रहते हैं। ये रिलैक्स्ड परफॉर्मेंस ही है जो इंजन को 10-10 लाख किलोमीटर तक जिंदा रखती है। टोयोटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और देखने वाली है और वो है उनका ल्यूब्रिकेशन सिस्टम यानी तेल की सप्लाई। इंजन के अंदर हजारों पार्ट बहुत हाई स्पीड पर एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं। अगर तेल की सप्लाई 1 सेकंड के लिए भी रुकी तो फ्रिक्शन इंजन को जला देगा। टोयोटा का 4D4 ल्यूब्रिकेशन सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हर टेंपरेचर पर ऑयल का प्रेशर कांस्टेंट रखता है। उसका ऑयल पंप इतना हैवी ड्यूटी होता है कि वो इंजन के हर कोने में तेल पहुंचाता है, चाहे गाड़ी कितनी भी झुकी हो या कितनी भी ठंडी हो। इन इंजन में स्लग यानी कि कचरा जमने की समस्या बहुत कम होती है क्योंकि ऑयल का फ्लो ही इतना ज्यादा होता है, वो रुकने नहीं देता कुछ। अब ये तो आगे इनकी गाड़ियों की खासियत, लेकिन ये खासियत इनकी गाड़ियों में आती कैसे है उसके लिए हमें जानना पड़ेगा टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसे दुनिया टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि TPS के नाम से जानती है और एक बेंचमार्क है ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए कि हम भी ऐसा ही करें। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है JIDOKA यानी ऑटोमेशन विद द ह्यूमन टच। टोयोटा की असेंबली लाइन पर हर एक वर्कर के पास एक एंड एंड कॉर्ड या रस्सी होती है। अगर किसी वर्कर को जरा सा भी डाउट हो कि किसी कार का एक बोल्ट ढीला रह गया या फिर कोई पार्ट सही से फिट नहीं हो रहा तो उस रस्सी को खींच सकता है और पूरी फैक्ट्री की लाइन को उसी टाइम रोक सकता है। दूसरी कंपनीज में प्रोडक्शन रोकना बहुत बड़ा पाप माना जाता है भाई, क्योंकि उससे पैसे का नुकसान होता है। लेकिन टोयोटा कहता है कि गलती को वहीं पकड़ो जहां वो हुई है ताकि कस्टमर के पास एक भी खराब गाड़ी नहीं। यही वजह है कि टोयोटा की क्वालिटी इतनी कंसिस्टेंट होती है। उनकी फैक्ट्री से निकलने वाली पहली गाड़ी और लाखवीं गाड़ी बिल्कुल एक जैसी होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है जो आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि टोयोटा इतनी प्रिसीजन से काम करता है, राइट? इसके पीछे होती हैं मॉडर्न CNC मशीन्स और उनकी एडवांस इंजीनियरिंग। अगर आप इन मशीन्स को चलाना सीखना चाहते हैं, इनकी कोडिंग और प्रोग्रामिंग में मास्टर बनना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन CNC टर्निंग कोर्स डिजाइन किया। इस कोर्स में मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाया है कि कैसे इन हाई प्रिसीजन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। आप मेरे इस कोर्स को मेरी वेबसाइट macavida.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर मेरी एंड्रॉइड ऐप मैकविदा CNC क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको करियर गाइडेंस और ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जो आपको इस इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने में काफी मदद करेगी। तो दोस्तों अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, टोयोटा इतनी महंगी क्यों है? जब हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट या महिंद्रा स्कॉर्पियो से कंपेयर करते हैं तो टोयोटा हमेशा प्रीमियम प्राइस मांगती है। इसका पहला टेक्निकल रीजन है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि किसी पार्ट का साइज उसके ओरिजिनल डिजाइन से कितना अलग हो सकता है जो एक्सेप्ट कर लेती है। मान लीजिए एक इंजन का पार्ट का साइज 10 mm होना चाहिए, दूसरी कंपनी शायद 10.05 mm या फिर 9.95 mm के बीच भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन टोयोटा के स्टैंडर्ड इतने सख्त हैं कि वो 10.02 mm जैसी बारीकी पर काम करते हैं। जब पार्ट्स इतनी परफेक्शन से आपस में फिट होते हैं तो वाइब्रेशन बहुत कम हो जाती है और फिजिक्स का सिंपल रूल है कम वाइब्रेशन मतलब कम घिसावट और गाड़ी की लंबी उम्र। इस प्रिसीजन मशीनिंग के लिए काफी महंगी मशीन्स और काफी वक्त लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी की कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ जाती है। टोयोटा की प्राइसिंग के पीछे उनका क्वालिटी कंट्रोल का लंबा प्रोसेस भी है। जब कोई नई कार कंपनी आती है तो वो हर साल नए नए फीचर्स डालती है, जैसे कि बड़े टच स्क्रीन, सनरूफ हो गया और कॉम्प्लेक्स सेंसर। लेकिन टोयोटा हमेशा पुरानी और टेस्टेड टेक्नोलॉजी पर ही टिकी रहती है। वो तब तक कोई नया फीचर डालती जब तक वो उसे 5-10 साल तक दुनिया के हर कोने में टेस्ट ना कर ले। इस टेस्टिंग पर जो पैसा खर्च होता है और जो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज होता है उसकी वजह से उनकी इनिशियल कॉस्ट काफी ऊपर चली जाती है। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज माइलेज और प्राइस पर फोकस रहती हैं, इसलिए वो शीट मेटल की थिकनेस थोड़ी कम कर देती हैं और पार्ट्स को ऑप्टिमम लाइफ के लिए डिजाइन कर देती है, ना कि इन्फिनिट लाइफ के लिए। एक और बहुत जबरदस्त चीज है टोयोटा की गाड़ियों में जो मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा आपको ये पता होना चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट चीज है कूलिंग सिस्टम। टोयोटा के इंजन अक्सर दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले बहुत ठंडे रहते हैं। इनका कूलिंग सिस्टम इतना बड़ा और एफिशिएंट होता है कि एक्सट्रीम गर्मी में भी इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके अलावा टोयोटा अपने इंजन में टाइमिंग बेल्ट की जगह अक्सर टाइमिंग चेन का यूज करती है। टाइमिंग बेल्ट एक रबड़ का पट्टा होता है जो 1 लाख किलोमीटर के बाद टूट सकता है और इंजन को बर्बाद कर सकता है, लेकिन टाइमिंग चेन लोहे की बनी होती है जो लगभग इंजन की पूरी जिंदगी तक चलती है, कोई क्रैक नहीं, कोई ब्रेक नहीं। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से टोयोटा को मेंटेन करना भी आसान होता है, भले ही उनके स्पेयर पार्ट थोड़े से महंगे हों लेकिन चलते बहुत लंबे हैं। तो सबसे लास्ट में एक जबरदस्त चीज टोयोटा का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आज की गाड़ियां सेंसर से भरी होती हैं, मैंने देखा हर जगह सेंसर, पिंच सेंसर, ये सेंसर, वो सेंसर, खड्डा सेंसर, और अगर एक छोटा सा सेंसर भी खराब हो जाए तो गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाएगी। टोयोटा ने अपने इलेक्ट्रिकल और सेंसर्स के लिए रिडंडेंसी का यूज किया। रिडंडेंसी का मतलब है कि अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा बैकअप सिस्टम तैयार रहता है। इसके अलावा वो वही सेंसर यूज करते हैं जो एक्सट्रीम वाइब्रेशन और ह्यूमिडिटी को झेल सके। चाहे सेंसर कम लगा लो लेकिन जितने भी लगे हैं ना वो बंद नहीं होने चाहिए। और भाई ये सच बात है, टोयोटा की गाड़ियां फेल नहीं होती। अगर इसका एक क्लासिक एग्जांपल देखना है तो कभी रिसर्च करके टॉप गियर का वो वीडियो
देखना जहाँ पे एक जेरेमी क्लार्कसन नाम के बंदे ने पुरानी टोयोटा हिलक्स को समुद्र के खारे पानी में डुबोया, उस पर बिल्डिंग गिराई, उसे आग लगा दी, लेकिन हर बार वो गाड़ी सिर्फ एक हथौड़ा और थोड़े से WD-40 से फिर स्टार्ट हो जाती है। ये कोई स्क्रिप्टेड मैजिक नहीं था, बल्कि वही मैकेनिकल सिंप्लिसिटी और सॉलिड इंजीनियरिंग का नतीजा था जो मैंने अभी आपको बताया। जो चीज प्रूव है सालों से, वही लगाओ गाड़ी। दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि टोयोटा की गाड़ियां इसलिए लंबी चलती हैं क्योंकि वो ओवर इंजीनियर्ड हैं, उनके स्टैंडर्ड सुपर टाइट हैं और उनका फोकस सिर्फ ड्यूरेबिलिटी पर होता है। वो महंगी इसलिए हैं क्योंकि वो सस्ता मटेरियल या शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करते। वो आपको एक ऐसी मशीन देते हैं जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो चैड का डेजर्ट हो या फिर इंडिया की ट्रैफिक भरी सड़कें हो। उनका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप लंबे समय में दूसरी गाड़ियों से कम ही पड़ता है क्योंकि रिपेयर का खर्चा ना के बराबर होता है। टोयोटा के लिए गाड़ी बनाना सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन है। इसीलिए जो बंदा गाड़ी लंबी चलाना चाहता है वो इनोवा ही लेगा, वो फॉर्च्यूनर ही लेगा, वो XUV 700 नहीं लेगा, वो आर्टिगा नहीं लेगा। अब मुझे जाके कहीं ये बात समझ में। उम्मीद है आपको आज का ये टेक्निकल ब्रेकडाउन पसंद आया होगा और आपको भी मेरी तरह समझ आ गया होगा कि क्यों टोयोटा दुनिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड माना जाता है। अगर आप भी इंजीनियरिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, इन एडवांस मशीन्स और सिस्टम्स को सीखना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट macavida.com और मेरी एंड्रॉइड ऐप macavida CNC क्लासेस जरूर डाउनलोड करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।